Hello, students. Good morning. Hope you all are doing good at your place. Today, in this video lesson, we will discuss some numerical questions in ratio analysis. Continue with the question. In my previous video, हमने किया था रेशो एनालिसिस का लिक्विडिटी रेशो हमने किया था नंबर 1 एंड इस वीडियो में हम करेंगे रेशो एनालिसिस का सेकंड रेशो दैट इज सोल्वेंसी रेशो ओके। सोल्वेंसी रेशो बच्चों आपको थ्योरी में भी मैंने डिस्कस किया था। सोल्वेंसी रेशियो उन अनुपातों की गणना फर्म के दीर्घकालीन दायित्वों का समय पर भुगतान करने की क्षमता को निश्चित करने से है। जो फर्म है, जो व्यवसाय है, उसके जो लॉन्ग टर्म्स और लाइबिलिटीज़ हैं, उसको उसकी क्या क्षमता है किसी भी व्यवसाय की उनको भुगतान करने की, उनको लौटाने की। तो यह एक स्वीकृत वित्तीय सच्चाइयाँ हैं कि कंपनी या फर्म के पास अपने दीर्घकालीन दायित्वों का भुगतान करने के लिए पर्याप्त दीर्घकालीन कोष होने चाहिए। ओके, तो शोधन क्षमता जो है अनुपात बाहरी क्षमता और आंतरिक क्षमता के बीच संबंध मापते हैं। तो शोधन क्षमता अनुपातों में निम्नलिखित अनुपात सम्मिलित किए जाते हैं। ओके, तो इस सोल्वेंसी रेशो में सबसे पहले हमारे पास आता है डेट इक्विटी रेशो, ऋण क्षमता अनुपात। नंबर 2 है कुल संपत्ति ऋण अनुपात, टोटल एसेट टू डेट रेशो। एंड नंबर 3 स्वामित्व अनुपात, प्रोप्राइटरी रेशो। तो हम एक एक रेशो को आगे और इसको डिस्कस करते हैं, इसका फार्मूला, और फिर इसका हम एग्जांपल्स लेंगे। बच्चों, ऋण क्षमता अनुपात एक ऐसा अनुपात है जो फर्म की दीर्घकालीन वित्तीय स्थिति मालूम करने के लिए ज्ञात किया जाता है कि जो फर्म है उसकी हमारी जो वित्तीय स्थिति है वो कैसी है, फर्म की दीर्घकालीन वित्तीय स्थिति। यह अनुपात, इस अनुपात से दीर्घकालीन दायित्वों और अंशधारी कोषों के मध्य संबंध व्यक्त करता है। यह दीर्घकालीन ऋणों और स्वामियों के कोषों के बीच अनुपात दर्शाता है। सामान्यतः स्वीकृत ऋण क्षमता अनुपात 2:1 का होता है। जो आइडियल जो अनुपात है, रेशो है, दैट शुड बी 2:1। यदि यह इससे अधिक है तो यह जोखिम दीर्घकालीन वित्तीय स्थिति को व्यक्त करता है। एंड दिस इज द फार्मूला। ऋण क्षमता अनुपात दीर्घकालीन ऋण अपॉन अंशधारी कोष अथवा शुद्ध मूल्य, शेयर होल्डर्स फंड और नेट वर्थ। और हमारे पास लॉन्ग टर्म डेट्स क्या क्या होते हैं, देखो बच्चों, डेटर्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, मॉर्टगेज लोन, डिवेंचर्स, यस सर, डिवेंचर। देन शेयर होल्डर फंड में क्या आता है, शेयर होल्डर फंड्स में इक्विटी शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड, कैपिटल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का शेयर होल्डर फंड में आता है। लेस, यदि कोई माइनस में एक्यूमुलेटेड लॉस है तो उसको हम माइनस करते हैं, और इस तरह से हमारे पास शेयर होल्डर्स फंड आता है। ओके, तो इसमें चलिए नेक्स्ट हमारे पास दूसरी रेशो है कुल संपत्ति ऋण अनुपात। यह अनुपात ऋण क्षमता अनुपात का ही परिवर्तित रूप है और वही निष्कर्ष प्रदान करता है जो कि ऋण क्षमता अनुपात यह प्रकट करता है कि संस्था की कुल संपत्तियों का कितना भाग दीर्घकालीन ऋणों से प्राप्त किया गया है। अतः इस अनुपात की गणना का सूत्र हम इस प्रकार से इसको कैलकुलेट करते हैं, कुल संपत्ति ऋण अनुपात इज इक्वल टू कुल संपत्तियां अपॉन दीर्घकालीन ऋण। तो कुल संपत्तियां क्या होती हैं, स्थायी संपत्तियां जमा चालू संपत्तियां माइनस कृत्रिम संपत्तियां, आर्टिफिशियल एसेट्स जो हैं उनको माइनस कर देंगे इसमें से।
तो यह अनुपात यह प्रकट करता है कि संस्था की कुल संपत्तियों का कितना भाग दीर्घकाल ऋणों से प्राप्त किया गया है। तो दिस इज हमारे पास कुल संपत्ति ऋण अनुपात, इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्वामित्व अनुपात, प्रोप्राइटरी रेशो। इस अनुपात को अंशधारी समता का कुल समता के अनुपात या शुद्ध मूल्य का कुल संपत्तियों से अनुपात या समता अनुपात भी कहा जाता है। यह अंशधारी कोष की कुल संपत्तियों से तुलना करता है। इसे अंशधारी कोषों को कुल संपत्तियों में से भाग देकर ज्ञात किया जाता है। तो जैसे स्वामित्व अनुपात इक्वल टू अंशधारी कोष या कुल संपत्तियां। तो अंशधारी कोषों में विशेष उद्देश्यों के लिए रखी गई संचयों को सम्मिलित नहीं किया जाता है, कुल संपत्तियों को शामिल किया जाता है, परंतु काल्पनिक संपत्तियों को इसमें शामिल नहीं किया जाता। ओके, तो यह कंपनी के दीर्घकालीन शोधन क्षमता के निर्धारण में सहायता करता है। यह अनुपात लेनदारों की उपलब्ध सुरक्षा को मापता है। यह अनुपात जितना अधिक होगा, भविष्य में दिवालियापन की उतनी ही कम संभावना होगी, क्योंकि प्रबंध को अपेक्षाकृत कम ऋण प्रयोग करने पड़ेंगे। ओके, तो ये हमारे पास इस सॉल्वेंसी रेशोस में 3 प्रकार के रेशो हम कैलकुलेट करते हैं, जिसे हमें व्यवसाय के और अधिक जानकारी जो है प्राप्त करने में सहायता मिलती है। तो हम विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल्स कैलकुलेट करेंगे वन बाय वन। तो इसमें फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द फॉलोइंग रेशोज। नंबर 1 है डेट इक्विटी रेशो, एंड नंबर 2 है प्रोप्राइटरी रेशो, एंड नंबर 3 टोटल एसेट टू डेट रेशो। ओके, तो इसमें हम करेंगे हमारे पास पहला रेशो है डेट इक्विटी रेशो, हमने निकालना है इसमें डेट इक्विटी रेशो। ओके, लेट अस स्टार्ट फ्रॉम हियर, इसमें से इसको करते हैं, या लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट पेज। ओके ओके ओके, कोई बात नहीं, इससे इसको करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इसका सॉल्यूशन। नंबर 1 डेट इक्विटी रेशो इज इक्वल टू होता है लॉन्ग टर्म डेट्स अपॉन शेयर होल्डर्स फंड। दिस इज लॉन्ग टर्म डेट्स अपॉन शेयर होल्डर्स फंड। ओके, अब हमारे पास इस क्वेश्चन में लॉन्ग टर्म जो लोन्स हैं हम देखते हैं। इसमें लॉन्ग टर्म जो लोन है वो केवल एक ही है, इस क्वेश्चन में एक ही आइटम है, डिवेंचर। एक ही आइटम है हमारे पास डिवेंचर। तो इसमें हम डिवेंचर जो है, डिवेंचर दिए हैं कितने हैं, देखिए हमारे पास यहाँ पर 1 लाख नहीं सॉरी 5 लाख, कितना है 5 लाख, हाँ 5 लाख है। तो यहाँ पर ये लॉन्ग टर्म हमारे पास ये आगे 5 लाख अपॉन शेयर होल्डर्स फंड। तो शेयर होल्डर फंड्स में क्या आता है, इसमें इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व। तो हमारे पास जनरल रिजर्व कितने हैं, जनरल रिजर्व हैं हमारे पास 6 लाख और इक्विटी शेयर कैपिटल है 15 लाख। ओके, दिस इज 15 लाख एंड 6 लाख। तो 15 और 6 कितना हो गया बेटा 21 लाख। तो इसमें आप इसको ऐसे आगे इसमें लिख भी सकते हैं आगे कि हमारे पास आगे ये हमारे पास आ गया 12% डिवेंचर्स, जो यहाँ पर दिया है 12% डिवेंचर्स अपॉन शेयर होल्डर पर इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व।
इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व। ओके, तो ये हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल है। इक्विटी शेयर कैपिटल्स कितनी थी बच्चों? इक्विटी शेयर कैपिटल थी हमारे पास 15 लाख और जनरल रिजर्व हैं 6 लाख। तो हम इसको टोटल ही लिख देते हैं यहाँ पर 21 लाख 21 लाख। ओके, दिस इज इक्वल टू, इसको जब आप कट करेंगे तो ये हमारे पास 2 3 5 2 3 5 ये कट जाएंगे, 0 0 आप काट दीजिए, 5/21 एंड दिस विल बी इक्वल टू, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे 0.24 0.24:1, ये आपके पास आ जाएगी डेट इक्विटी रेशो। नेक्स्ट है सेकंड रेशो है हमारे पास बच्चों, वो हम करेंगे टोटल एसेट टू डेट रेशो। टोटल एसेट टू डेट रेशो। ओके, टोटल एसेट टू डेट रेशो क्या होती है? दिस इज इक्वल टू टोटल एसेट अपॉन लॉन्ग टर्म डेट। टोटल एसेट टोटल एसेट टू नहीं है, ये हमारे पास है टोटल एसेट अपॉन what? हाँ, is the pen total asset upon long term debts। लॉन्ग टर्म डेट्स। तो बेटा टोटल एसेट हमारे पास क्या है यहाँ पर 40 लाख, और लॉन्ग टर्म डेट्स जैसा आपको ऊपर भी बताया था ये हमारे पास हैं केवल डिवेंचर 5 लाख के। हेलो, हाँ यस, लॉन्ग टर्म हमारे पास डेट्स थे बेटा, कितने? डिवेंचर थे 5 लाख के, एंड 40 लैक्स के हमारे पास टोटल एसेट्स जो है हमारे पास यहाँ पर टोटल एसेट्स जो है 16,50,000 फिक्स्ड एसेट एंड स्टॉक इन ट्रेड, इनको सबको जोड़ के डेटर्स एंड कैश एट बैंक, दिस इज टोटल जो हमारे पास ये 40 लैक्स है। तो दिस इज इक्वल टू टोटल एसेट हो गई हमारे पास 40 लैक्स अपॉन लॉन्ग टर्म आपके पास है 5 लाख। तो दिस इज इक्वल टू हमारे पास बेटा ये क्या हो गया, कट हो जाएंगे और 5/8=48:1 इज दिस रेशो। नेक्स्ट है, जल्दी से हम कर लेते हैं तीसरी रेशो, तीसरा है इसमें, और तीसरा है प्रोप्राइटरी रेशो, पी रेशो मैं इसको बोल देता हूँ। प्रोप्राइटरी रेशो ये किस चीज़ के बराबर होती है बेटा? ये शेयर होल्डर्स फंड अपॉन टोटल एसेट। शेयर होल्डर्स फंड अपॉन टोटल एसेट, वेरी इजी। तो बेटा शेयर होल्डर का फंड जो है वो कितना है, ऊपर दिया गया है ऑलरेडी 21 लाख 21 लैक्स। ओके, तो शेयर होल्डर फंड्स जो है आपके पास ऊपर हमने कैलकुलेट किया था 21 लाख है, एंड टोटल एसेट आपके पास यहीं दी गई है प्रश्न में ऊपर 40 लाख है। तो
40 लाख आपने यहाँ दिए है, ये हमारे पास ये कट जाएंगे एंड दिस रेशो विल बी इक्वल टू 0. जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे 0.52525:1। तो इस तरह से हमने ये इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, डेट इक्विटी रेशो एंड डेट इक्विटी रेशो एंड ओके, डेट इक्विटी रेशो, टोटल एसेट टू डेट रेशो एंड प्रोप्राइटरी रेशो, ये 3 रेशो आपसे पूछी थी बेटा इसमें। तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आप और इसमें से क्वेश्चन जो है वो ट्राई करिए। थैंक यू वेरी मच, डू गिव मी फीडबैक। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।